Good morning, class 8th students. Today we will be studying our chapter number 3rd, Glimpses of the Past. Yes, students, this is a story of our freedom war. हमारी वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की लड़ाई की कहानी जो है उसमें बताई जा रही है कि हमारे देश के लोगों ने किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ और युद्ध लड़ा, उनके उस युद्ध में किस प्रकार की कठिनाइयों को सामना उन्हें करना पड़ा। सो 1765 से 1836 के बीच का काल क्या था? रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धार्मिक नेता थे वो ऐसे विचारों को प्रभावित करते थे भारत में, जो कि अछूतवाद मतलब नीची जाति के लोगों को नहीं छूना, चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह करवाना, इन सभी को मानते थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। भारत के जो धार्मिक लोग थे वो इस बात में मान्यता में विश्वास करते थे कि जो भी व्यक्ति समुद्र को पार करेगा वो अपना धर्म खो बैठेगा, उसका धर्म उसे अधर्म की तरफ ले जाएगा और वो व्यक्ति समाज में तजाज्य मतलब उसका कोई स्थान नहीं रह जाएगा। इस तरह की बातें भारत में होने लगी थी। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमन। जितने भी धर्मात्मा थे उस समय के वो ये मानते थे कि हमारे देश में, हमारे दुनिया में जो भी दुख हैं वो सारे स्त्रियों से हैं। स्त्रियों को बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जाने लगा था। स्त्रियों के ऊपर अत्याचार, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी कुरीतियाँ होने लगी थी। द ट्रूथ वाज दैट, लेकिन सत्य यह था कि भारत के लोग अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और अंग्रेज लोग उन्हें प्रिय लगने लगे थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अंग्रेज लोग मानते थे कि भारत के लोग जो हैं उनके ऊपर ना तो विश्वास किया जा सकता है और ना ही वो ईमानदारी के योग्य हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। भारत के लोग हमेशा ये बताना चाहते थे कि हम लोग ईमानदार हैं, हमारे अंदर बेईमानी नहीं है, हम अंग्रेजों के साथ काम करेंगे तो उनके साथ ईमानदारी से कार्य करेंगे। बीइंग मर्चेंट्स, क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट्स कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक व्यापारी बनकर भारत में आए थे। अब वो लोग क्विक प्रॉफिट्स, अधिक अच्छे लाभ जल्दी कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। उन्होंने खेतों में किसानों के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे, जिसकी वजह से किसान जो थे उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। वे किसान बेचारे जो अपनी ज़मीनों पर बोने के लिए बीज, खाद और हल बैलों के लिए पैसे उधार लिया करते थे, वो स्थानीय मनी लैंडर्स, स्थानीय जमींदारों के चक्रव्यूह में फंसते गए और उनकी ज़मीनें जो हैं एक के बाद एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में जाती गईं। बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप। किसान लोग कहते थे अंग्रेजों से कि आपके आदमी हमारी सारी फसलें ले जाते हैं, तो यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तब अधिकारी उन्हें कहते थे कि तुम जो हो दोषी हो, क्योंकि तुमने कर्जा नहीं चुकाया है, उसके एवज में अपनी फसल जो है वो देनी पड़ेगी, और यदि तुमने अगले हफ्ते तक भी कर्जा नहीं चुकाया तो हम तुम्हें जेल में भेज देंगे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट्स। इसके बाद भी, इतनी अत्याचार करने के बाद भी अंग्रेज लोग नए नए तरीके ढूंढते थे अपने अधिक से अधिक लाभ कमाने के। द गुड्स मैन्युफैक्चर टू इंग्लैंड, जो सामान इंग्लैंड मैन्युफैक्चर किया जाएगा, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। जो सामान ब्रिटेन से भारत आता था उसके ऊपर किसी भी तरह का कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन जो सामान भारत से ब्रिटेन जाता था उस सामान पर दुगना तिगना कर लगाया जाता था, जिसकी वजह से भारत का व्यापार, भारत की जो आयात निर्यात नीति थी वो ही सारी दूषित हो गई और वही खत्म हो गई। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अंग्रेजी नीतियों ने भारत के उद्योगों का विनाश कर दिया, जिसकी वजह से भारत के जो उद्योग थे, भारत का जो कॉटन और सिल्क जिसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा थी,
उस काम को करने वाले जो कारीगर थे वो बेचारे अपने कामों को छोड़ करके बेरोजगार हो गए और किसान बन गए। इनएविटेबली फेमिनाइन्स फॉलोड, इसके बीच में बहुत सारे अकाल पड़े 1822 से 1836 तक। इतने भयंकर अकाल पड़े कि 15 लाख इंडियंस डेड ऑफ स्टारवेशन, करीब 15 लाख भारत के जो लोग थे वो भुखमरी से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस, अंग्रेज़ों की नीतियों ने जो कुशल कारीगर थे और उनका जो कार्य था उन सबको ही खत्म कर दिया। इसके बाद आता है 4 पॉइंट, राजा राम मोहन रॉय। हु इज द राजा राम मोहन रॉय? यस स्टूडेंट्स, राजा राम मोहन रॉय वाज अ सोशल रिफॉर्मर, वो एक समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन रॉय एक लर्न मैन, एक विद्वान पुरुष थे जो कि बंगाल में के रहने वाले थे। वो ये जानते थे व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, देश के साथ में क्या गलत हो रहा है। ये कहते थे कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अवर एंशियंट कल्चर, हमारा प्राचीन जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम लोग अधिक अच्छे कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को हटाना होगा जो हमें विनाश का कारण बना रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा था, काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय अलग अलग रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग एक ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग शिक्षकों के अलग अलग विचार होते हैं। प्रत्येक धर्म का जो एसेंस है, जो सार है, वो समान ही होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, राजा राम मोहन रॉय को विज्ञान और आधुनिक ज्ञान बहुत अधिक प्रभावित करता था। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वे कहते थे कि हमारा ज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने अखबार छपवाने शुरू किए, बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, लेकिन सशंकित ब्रिटिशर्स ने उनके अखबारों को बंद करवा दिया 1823 में। ही क्रॉस द सीज, वे समुद्र पार करके गए, एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड पहुँचे तो उसे देखने के लिए। व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, अंग्रेजों को किस चीज़ ने इतना शक्तिशाली बना दिया, ऐसा क्या बात थी जो भारत लोगों में नहीं थी और ब्रिटिशर्स में थी। देन ही टोल्ड देम, फिर उन्होंने लोगों को बताया, ही एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको राजा के तौर पर स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, आपको हम अपनी प्रजा के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ऑन्स टू हिज सब्जेक्ट्स, एक राजा की अपने प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे।